हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का एक और नया अध्याय प्रायिकता। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंदर प्रायिकता के परिचय की, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इससे संबंधित कितनी शब्दावलियाँ हैं। जितनी ज़्यादा शब्दावलियाँ आपको याद हो जाएंगी बच्चों, जितनी ज़्यादा शब्दावलियों को आप समझ जाएंगे, उतना ही अच्छा आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, सारी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा, उनको सबको समझते हुए बच्चों लिखिएगा, ताकि आपको सारे उदाहरण और सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन से अध्ययन बिंदु लेने वाले हैं अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले हम परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, फिर उदाहरणों की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी बच्चों, प्रायिकता से संबंधित प्रश्नावली, जो आपकी अध्याय 18 है उसके अंदर जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है यादृच्छिक प्रयोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? तो एक्सपेरिमेंट हम सब जानते हैं लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं, लेकिन यादृच्छिक प्रयोग हमें पता नहीं है बच्चों। यादृच्छिक प्रयोग कैसे प्रयोग होते हैं? देखिए, जो लेबोरेटरी में जो प्रयोग होते हैं, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं, उनमें एक बार अगर रिजल्ट आ गया तो हमें पता है कि अगली बार वैसी ही परिस्थितियों में क्या रिजल्ट आएगा। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम वायर को जलाने की, तो हमें पता है मैग्नीशियम वायर कभी भी जलाओगे तो वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है, Na+Cl करोगे तो नमक ही मिलेगा, आपको हमेशा नमक ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके परिणाम हमें पता होते हैं, लेकिन कौन सा परिणाम आएगा वो हम बता नहीं सकते। तो ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम, कुछ परिणाम होते हैं, हमें पता है कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला होगा ये हमें पता नहीं हो, तब ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। परिभाषा देख लीजिए बच्चों। एक प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहेंगे अगर हमें सारे संभव परिणाम तो पहले से ही पता हो कि इस प्रयोग को करने से हमारे पास क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हैं, ये हमें पता है, और उनमें से कौन सा कोई एक ना एक तो अवश्य होने वाला है, लेकिन कौन सा होगा इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसका निश्चित तौर पर किसी विशेष परिणाम का निश्चित रूप से हम अनुमान नहीं लगा सकते, तब ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए, सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, और यह यादृच्छिक अभिप्रयोग है या यादृच्छिक प्रयोग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिक्का उछलेगा तो चित या पट जरूर आएगा, हेड या टेल जरूर आएगा, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा हम कह नहीं सकते। ऐसे ही अगर हम किसी पासे को फेंकें, एक डाइस को फेंकें, इस तरीके से एक डाइस समझते हो, पासा, ठीक है, लूडो चैंपियन तो आप हो ही। एक यहाँ 2 लिखा होता है, 3, 4, 5 और 6 लिखा होता है बच्चों। तो जब आप किसी पासे को फेंकते हो तो आपके 1 अंक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। आपको पता है इन्हीं में से कोई एक अंक आपको मिलने वाला है, लेकिन कौन सा मिलेगा ये आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि आप पासा फेंकोगे और 6 ही आने वाला है। तो ये कैसा अभिप्रयोग हो गया? यादृच्छिक अभिप्रयोग हो गया। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना, सबको पता है ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, और अगर आप एक पत्ता निकालोगे तो इनमें से कोई एक ही निकलेगा, लेकिन आप क्या निश्चित तौर से कह सकते हो कि आपके द्वारा निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का ही निकलेगा? ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपने रैंडमली बिना देखे निकाला है तो आप निश्चित तौर से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस अभिप्रयोग का परिणाम क्या होगा। एक पत्ता निकालने का कौन सा पत्ता निकलेगा? इक्का निकलेगा, ईंट निकलेगी, चिड़ी निकलेगी, हुकुम निकलेगा, पान निकलेगा, क्या निकलेगा? बादशाह निकलेगा या बेगम निकलेगी? हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते निश्चित रूप से, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 52 में से ही एक निकलेगा, क्योंकि हम निकाल ही उनमें से रहे हैं। तो ये भी प्रयोग कैसा हो गया? यादृच्छिक प्रयोग हो गया। इसका परिणाम हमें पता है क्या होगा, लेकिन कौन सा होगा ये नहीं पता। किसी बक्से से बिना देखे, किसी बक्से में कुछ गेंदें रखी हुई है, कुछ लाल, कुछ काली, कुछ पीली, कुछ हरी, ठीक है।
आपको एक गेंद निकालनी है बिना देखे, तो आपको पता है ना कि कौन से रंग की आएगी, लेकिन जितने रंगों की गेंदें हैं उनमें से कोई एक रंग की आएगी, लेकिन कौन से रंग की आएगी हम अनुमान नहीं लगा सकते अगर हमने बिना देखे निकाली है बच्चों। ठीक है, बिना देखे निकाली है तो ऐसे अभिप्रयोग जिनके कुल परिणाम हमें पता होते हैं, लेकिन कौन सा परिणाम घटित होगा इसका अनुमान हम निश्चित तौर पे नहीं लगा सकते, तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। शब्द से में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। यादृच्छिया का मतलब होता है बिना देखे अपने मन से ऐसे ही। ठीक है, प्रयोग का मतलब आप जानते ही हैं, कुछ करना, कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कोई कार्य जिसका कोई परिणाम हो, वो क्या है, प्रयोग है। ठीक है, अब देखिए आगे, अभिप्रयोग या घटना किसको बोलेंगे, ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल किसको बोलेंगे बच्चों, आपने एक बार कोई प्रयोग किया है यादृच्छिक प्रयोग, तो उस एक प्रयोग को हम क्या कहते हैं, अभिप्रयोग कहते हैं। और घटना कैसे बोलते हैं, अब आपने सिक्का उछाला तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो जो रिजल्ट आपको मिला है, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, घटना बोलते हैं। ठीक है, आपने सिक्का उछाला तो सिक्का उछालते ही आपने क्या किया, एक अभिप्रयोग किया। तो यादृच्छिक प्रयोग या अभिप्रयोग बच्चों एक ही बात है। ठीक है, तो किसी भी संदर्भ में कोई यादृच्छिक प्रयोग जिसके कोई संभावित परिणाम हो और उनमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक अभिप्रयोग कहते हैं। और किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणामों में से कोई एक परिणाम क्या कहलाता है, घटना कहलाती है। तो अगर कोई ऐसा प्रयोग है जिसके कुछ संभावित परिणाम हो और उनमें से एक परिणाम अवश्य रूप से घटित होता हो, तो ऐसे प्रयोग को हम कहते हैं अभिप्रयोग, ट्रायल। और उनमें से एक कोई भी संभावित परिणाम हो या कोई से भी संभावित परिणाम को हम क्या कह देते हैं, घटना कह देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए बच्चों, अगर आपने किसी सिक्के को उछाला है तो सिक्के को उछालना क्या है, अभिप्रयोग है। चित या पट का आना चित या पट का आना क्या है, घटना है। तो चित या पट दो रिजल्ट आ सकते हैं, सिक्के को उछालोगे तो चित आएगा या पट आएगा। तो चित या पट प्रकट होना क्या है, घटना है। लेकिन सिक्के को उछालना, टॉसिंग द कॉइन इज ए ट्रायल बच्चों, वो एक ट्रायल है, अभिप्रयोग है। दो सिक्कों को उछालोगे एक अभिप्रयोग है। उसके कुछ परिणाम हो सकते हैं, उनमें से एक परिणाम ये भी हो सकता है कि दोनों पर क्या आए, पट आए, दोनों पर टेल आए, दोनों सिक्कों पर टेल आए। तो बच्चों ये एक क्या है, घटना है। एक चित या एक पट आना क्या है, घटना है। हेड टेल या टेल हेड आना भी क्या है, एक घटना है। दो सिक्कों को अगर आपने उछाला है तो, क्योंकि इसकी 4 संभावित परिणाम है, उनमें से कोई भी एक परिणाम आए या एक से ज्यादा परिणाम आए, जो भी आपको परिणाम प्राप्त हुआ है वो परिणाम क्या है बच्चों, घटना है। किसी परीक्षार्थी का परीक्षा में बैठना, परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ गया, ये अभिप्रयोग है, लेकिन पास होगा या फेल, ये क्या है, घटना है। ये क्या है, घटना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्या है, घटना है। सुंदर कन्या को देखा, सीटी बजाया, अभिप्रयोग है, थप्पड़ पड़ेगा, ये एक निश्चित घटना है बच्चों, ये एक निश्चित घटना है। ठीक है, सरल घटना देखो, सरल घटना किसको बोलेंगे, ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई किसी अभिप्रयोग में क्या हो, एक घटना, सरल घटना कब कहलाती है। देखिए बच्चों, केवल एक समय में एक ही घटना घटे, 2-4 घटनाएं एक साथ नहीं हो, एक बार में एक ही घटना घटे, तो उसको हम बोलेंगे सरल घटना। जैसे अगर हम किसी पासे को उछालें और सम अंक आए तो क्या है, सम अंक आना एक सरल घटना है, क्योंकि पासे को उछालोगे तो बच्चों सम घटना आ गई, तो फिर सम अंक आ गया, तो फिर और कोई घटना उसके साथ घटे नहीं सकती। विषम पासा उछालोगे तो एक ही घटना होगी, एक बार में एक ही अंक आएगा। सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, लेकिन सम अंक आना एक सरल घटना है, विषम अंक आना भी क्या है, एक सरल घटना है, क्योंकि सम अंक आ गया तो उसी समय फिर कोई दूसरी घटना नहीं घटेगी। कुछ खराब अथवा सही पेनों में से एक पेन चुनना, ठीक है, और सही पेन चुनना क्या है, एक सरल घटना है, या खराब पेन चुन लेना एक क्या है, एक पेन निकालना एक सरल घटना है। क्योंकि अगर आप एक पेन चुन रहे हो तो एक बार में एक घटना होगी, एक समय में अगर एक ही घटना घटती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम,
सरल घटना कहते हैं बच्चों, सरल घटना कहते हैं। निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं, निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं, आपने समझ लिया यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम हमें पता हो लेकिन कौन सा होगा हमें अनुमान नहीं लगा जा सकता। अभिप्रयोग किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा यादृच्छिक प्रयोग जिसके कुल संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य घटता हो, उसको हम अभिप्रयोग कहते हैं। उन्हीं अभिप्रयोग में से किसी एक परिणाम का प्राप्त होना क्या कहलाता है, घटना कहलाती है। ठीक है, कुल घटनाएं किसे बोलेंगे, किसी भी प्रयोग के जितने भी संभावित परिणाम हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, कुल घटनाएं, कुल स्थितियां या निशेष घटनाएं, निशेष स्थितियां कहते हैं बच्चों। जैसे किसी सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी होती हैं, 2, हेड या टेल। पासे को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी होती हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 प्रकट हो सकता है। ठीक है, तो निशेष घटनाएं समझ में आ गई। कुल परिणाम, जितने कुल परिणाम हैं वो सबको क्या बोलते हैं हम, कुल निशेष घटनाएं। ठीक है, अच्छा, अनुकूल घटनाएं किसे बोलते हैं, अनुकूल घटना उसको बोलेंगे बच्चों जिसकी आप प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, जिसके घटित होने की संभावना हम पता कर रहे हैं। जिस घटना के घटित होने की संभावना हम पता कर रहे हैं उस घटना के पक्ष में जितने परिणाम होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पक्ष में होंगे तो अनुकूल कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, अनुकूल। तो किसी भी अभिप्रयोग में जिस विशेष घटना की बारे में चर्चा की जा रही है उस विशेष घटना के पक्ष में जितनी क्या होंगी, स्थितियां होंगी, उन स्थितियों को हम क्या कहेंगे, उन स्थितियों को हम कहेंगे अनुकूल घटनाएं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल स्थितियां। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं 4 होती हैं, ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। दोनों पे हेड आ सकते हैं, दोनों पे टेल आ सकते हैं, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे है टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। तो ये 4 ही कुल परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें दोनों बार चिताने के पक्ष में सिर्फ ये घटना है, हेड आना, दोनों बार चिताना कहा जाएगा। तो हेड आने के अनुकूल स्थितियां सिर्फ कितनी हैं, एक स्थिति है, सिर्फ एक घटना अनुकूल है इन चारों घटनाओं में से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने की कुल घटनाएं कितनी हैं, एक पत्ता आप 52 तरीके से निकाल सकते हो, एक पत्ता आप 52 तरीके से निकाल सकते हो। तो कुल घटनाएं तो हो गई 52, लेकिन इक्का आने की अनुकूल स्थितियां कितनी होती हैं, 4। क्योंकि ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं बच्चों, 4 इक्के होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में आपको मैं ताश की गड्डी भी दिखा दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। अभी समझिए कि अगर ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, तो कुल निशेष घटनाएं तो हो गई 52। इक्के कितने होते हैं उसमें, 4। तो इक्का आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 4 बच्चों। देखिए अब हम समझ सकते हैं प्रायिकता की परिभाषा को। अगर हमें पता है यादृच्छिक प्रयोग किसको बोलते हैं, अभिप्रयोग क्या होता है, घटना क्या होती है, सरल घटना किसे कहेंगे, अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, कुल परिणाम क्या होते हैं, ये सब बातें अगर आप समझ गए हैं तो प्रायिकता की परिभाषा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता को हम दिखाते हैं पी से। ये क्या है बच्चों, किसी घटना ई, कोई भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता के घटित होने की प्रायिकता। तो संकेत आपको समझ में आ गया कि कैसे डिनोट करते हैं। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, पी ई होती है। पी और ब्रैकेट में ई लिख देते हैं तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, पी ब्रैकेट में ए लिख दोगे तो घटना ए के होने की प्रायिकता, पी ब्रैकेट में लिख दोगे लाल तो लाल होने की प्रायिकता, पी ब्रैकेट में लिख दोगे हार तो हारने की प्रायिकता,
पी ब्रैकेट में लिख दोगे जीत, तो जीतने की प्रायिकता। और प्रायिकता होती क्या है बच्चों? चांसेस, कितने संभावना है ये चीज होने की, वही क्या है? प्रायिकता। परिभाषा देख लेते हैं। संख्यात्मक, वैसे तो शाब्दिक अर्थ तो आपको पता चल गया है कि प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ है संभावना, कितने चांस हैं। हम बात करते हैं ना, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, इंडिया के पास एकदम धांसू धांसू बल्लेबाज है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। इंग्लैंड की टीम के पास क्या है? थोड़े कच्चे प्लेयर हैं। तो हम कहते हैं कि इंडिया के जीतने की प्रायिकता ज़्यादा है, इंडिया के जीतने की संभावना ज़्यादा है। या हम ये कहें कि इंडिया में खेल रहा है, इंग्लैंड बाहर से आया है, तो इंडिया की परिस्थितियों को इंडिया के प्लेयर अच्छे से जानते हैं, इसलिए इंडिया के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। तो जो हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, चांस ज़्यादा है, चांस कम है, मैथमेटिकली इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। संख्यात्मक रूप से हम कैसे दिखाते हैं बच्चों? संख्यात्मक रूप से हम दिखाते हैं कि उस घटना के अनुकूल परिणाम हम निकाल लेंगे, और उस घटना के कुल परिणाम, उस प्रयोग में जिस प्रयोग की घटना की हम चर्चा कर रहे हैं, उस प्रयोग के कुल परिणाम निकाल लेंगे, और फिर अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों का क्या निकाल लेंगे? हम अनुपात निकाल लेंगे। ये जो अनुपात आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? गणितीय रूप से प्रायिकता कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है चांसेज, कितनी संभावना है, उसी को प्रायिकता बोलेंगे। मैथमेटिकली क्या है? अनुकूल, किसी घटना के अनुकूल परिणामों और अभिप्रयोग के कुल परिणामों का अनुपात क्या कहलाता है? घटना की प्रायिकता। एक बार पढ़ लीजिए परिभाषा। यदि किसी अभिप्रयोग के कुल परिणाम कितने हैं? n, आपने कोई अभिप्रयोग किया है, कुल परिणाम है n, तथा उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना e के अनुकूल है, m परिणाम ऐसे हैं जो e के पक्ष में हैं, तब e के गठित होने की प्रायिकता होगी m/n। बच्चों कितनी होगी? m/n। यानी कि e के अनुकूल परिणाम बटे अभिप्रयोग की कुल घटनाएं, या e के कुल निशेष परिणाम। ठीक है, e के कुल निशेष परिणाम न लिख के अगर हम लिखें क्या लिखें बच्चों? घटना e जिस अभिप्रयोग की घटना है, उस अभिप्रयोग के कुल परिणाम। समझ में आ रही है बात? अगर कुल परिणाम n है और अनुकूल परिणाम m है, तो m/n क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगी बच्चों। अब कुछ बातों पे आप ध्यान देंगे कि अगर कोई अभिप्रयोग डेफिनेटली होगा, ठीक है, ये मेरे पास एक बैग है, इसके अंदर मैंने ऑरेंज फ्लेवर की क्या रखी हैं? कैंडीज रखी हैं, ऑरेंज फ्लेवर की टॉफियां रखी हैं बहुत सारी, और आपने एक बिना देखे एक टॉफी निकाली है। अब सारी ऑरेंज फ्लेवर की हैं, तो कौन सी निकलेगी? पता है ना आपको, ऑरेंज फ्लेवर की निकलेगी। बैग में ऑरेंज फ्लेवर वाली है, मैंगो फ्लेवर वाली कोई टॉफी नहीं है, तो निकलने वाली भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी घटना है जिसके अनुकूल परिणाम सारे परिणामों के बराबर हो, ठीक है, तो फिर उसकी प्रायिकता होती है 1। 1 का मतलब हो गया 100% चांस हैं, 100% चांस है उसके घटित होने की। जैसे अगर मैं किसी पासे को फेंकूं बच्चों, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 7 से छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम। तो आपको पता है पासे पे तो 6 अंक तक ही होता है, तो कुछ भी आए आप क्या बोलोगे? 7 से छोटा आ गया। तो कुल परिणाम भी 6, अनुकूल परिणाम भी 6, डेफिनेटली से यही घटना घटेगी, 7 से छोटा ही आएगा। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता 1 के बराबर हो, यानी जिसके घटित होने के चांसेस 100% हो, उसको हम बोलते हैं निश्चित घटना। ऐसी स्थिति में m/n होता है, अनुकूल परिणाम कुल परिणामों के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस बैग में जिसके अंदर सारी की सारी कैंडीज, सारी की सारी टॉफियां ऑरेंज फ्लेवर्ड है, नारंगी वाली है, तो आप मुझे बताइए इस थैले में से
आपने बिना देखे एक टॉफ़ी निकाली है और फिर उसकी मैंगो फ्लेवर होने के कितने चांस हैं? अरे भाई है ही नहीं इसके अंदर, तो चाहे बिना देखे निकाल चाहे देख के निकाल, कोई चांस नहीं है, 0% चांस है। ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ये घटना होने के अनुकूल परिणाम क्या है? 0 है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो, जिसके घटित होने के चांसेस ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे असंभव घटना। जैसे कि अगर आप पूरे साल मेहनत करके पढ़ते हो तो आपके फेल होने के कितने चांस होंगे? बिल्कुल असंभव घटना है, 0% चांस होंगे। तो बच्चों मेहनत करिए, साल भर मेहनत करिए, आप कभी भी फेलियर का आपके पास कोई चांस नहीं होगा, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे जो भी आप एम बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। निश्चित घटना क्या होती है? जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसको हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। यहां हम एक चीज और नोट करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है अनुकूल जो परिणाम होते हैं वो हम किन में से चुनते हैं? वो हम कुल परिणामों में से चुनते हैं। अनुकूल परिणाम हम कुल परिणामों में से ही चुनते हैं क्या? इनमें से ही ये निकाल लिए जाते हैं। तो अगर कुल में से अगर आप n चीज़ों में से m चुनोगे तो आपको ये तो पता है कि m का मान हमेशा n के से छोटा ही रहेगा। आपके पास 10 चीज़ें हैं तो आप 12 या 15 तो नहीं चुन सकते, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले सकते हो। तो यानी कि अनुकूल परिणाम हमेशा बराबर हो सकते हैं या फिर कम होंगे। तो अनुकूल परिणाम छोटे होते हैं, इसका मतलब। और प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना ई की प्रायिकता m/n होती है, ये बात हमने देख ली है। तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या होगी, तो ऊपर छोटी संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? 10 में से आप कम से कम कितना ले सकते हो? बिल्कुल 0 ले सकते हो, तो 0/0 हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हो? है ना, 10 में से 10 को ले सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 10 में से 10 को लोगे तो ये दोनों बराबर होंगे, तो प्रायिकता का ज़्यादा से ज़्यादा मान क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से लगाकर कहाँ तक हो सकता है? 1 तक हो सकता है। 0 से लगाकर 1 तक हो सकता है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 3.45 है, तो उसको तुरंत मना करें और उसको बोले बेवकूफ़ आदमी। ऐसा नहीं बोलना है बच्चों, उसको समझाना है आपको कि देख भाई ऐसा है, हम जानते हैं प्रायिकता का ज़्यादा से ज़्यादा मान 1 हो सकता है। क्यों? वो पूछेगा क्यों हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1? क्योंकि देख ये m का मान कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, तो अंश के अंदर कभी भी बड़ी संख्या नहीं आएगी, तो इसका मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान क्या हो सकता है? अगर इन दोनों को बराबर ले लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, 1.0000001 भी नहीं आएगा। तो प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये तो तू गलत बोल रहा है। अच्छा, क्या कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? किसी ने बोला कि प्रायिकता का मान है -0.35, तो माइनस में भी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने कोई अभी प्रयोग किए हैं तो उसके कुल परिणाम होंगे n। ठीक है, 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्या, उनमें से ही आप m लोगे, 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या बटे धनात्मक संख्या हमेशा क्या आएगी? धनात्मक संख्या आएगी। तो प्रायिकता का मान भी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? धनात्मक होगा। समझ में आएगी क्या बात? तो अगर किसी ने बोला कि प्रायिकता का मान -1/2 है, ये चांसेज है, तो उसको भी मना करो। चुप रहे भैया, हमें पता है, गलत बात मत बोल। प्रायिकता का मान क्या होता है? ऋणात्मक कभी नहीं होता, धनात्मक ही होता है। 1 0 से लगाकर 1 तक हो सकता है। तो फिर किसी ने बोला कि क्या किसी घटना के घटित होने के चांस 0.65 हो सकते हैं क्या? हाँ, उसको बोलो हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है,
अगर क्या कोई बोल सकता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 4/3 हो सकती है क्या? तो उसको मना करें। क्यों मना करें? देखो नीचे होगा कुल परिणाम, नीचे लिखा होता है कुल परिणाम, ऊपर क्या लिखा रहता है? अनुकूल परिणाम। तो क्या अगर 3 है तो 3 में से 4 अनुकूल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होंगे। तो ये 4/3 यानी कि अंश के अंदर ज़्यादा नंबर और हर के अंदर कम नंबर, ऐसा नहीं होता। यानी कि प्रायिकता का मान हमेशा एक उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न कभी भी नहीं होता। छोटे आदमी के ऊपर बड़ा आदमी नहीं बैठ सकता, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, ऐसा प्रायिकता में नहीं चलता है, ऐसे चांस प्रायिकता नहीं लेती है। समझ में आ गई? और ये जो बच्चों ये लिखा है आपके पास में 0 इज लेस देन इक्वल टू PE इज लेस देन इक्वल टू 1, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता की परास बोलते हैं। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से लगाकर 1 तक। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रायिकता की परास लिखिए, तो बच्चों आप ये लिख दें, ये लिख दें, बिल्कुल आपका प्रश्न सही हो जाएगा। समझ में आ गई प्रायिकता क्या होती है? तो आपने सीख लिया प्रायिकता होती है किसी घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों का अनुपात m/n को हम गणितीय रूप से प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता 1 है, निश्चित घटना प्रायिकता 0 है, असंभव घटना प्रायिकता की परास 0 से लगाकर n तक, 0 से 1 तक। ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो समप्रायिक घटनाओं की बात करते हैं। वापस से आते हैं डेफिनेशंस पर। प्रायिकता की डेफिनेशन के बाद में समप्रायिक घटनाएं, ऐसी घटनाएं बच्चों, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता क्या हो? बराबर हो, जिनके घटित होने के चांसेस क्या हो? बराबर हो, जिनके घटित होने की संभावनाएं समान हो, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? समप्रायिक घटनाएं। इक्वली लाइकली इवेंट एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है बच्चों, तो आप इसको याद रखेंगे समप्रायिक घटनाओं की परिभाषा को। किसी अभिप्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं के घटित होने की संभावना बराबर हो, तो वो जो घटनाएं हैं जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। किसी सिक्के को आपने 3 बार उछाला, 3 बार उछाला तो हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, हेड हेड हेड। अब पीछे से टेल इंसर्ट करते जाइए, टेल डालते जाइए, तो एक हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, और हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। कैसे लिखेंगे? 8 परिणाम देखिए। हेड 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 से चालू करेंगे, टी लगाते जाइए, हेड टी हेड हेड टी, फिर टी, 2 टी लगा दीजिए, हेड टी टी, फिर तीनों टी हो जाएंगे, फिर एच इंसर्ट करते रहिए, टी टी एच, टी एच एच। अगर आप एक और बार एच लगा देंगे, एक और बार एच लगा देंगे, तो वापस से पहले वाला ही बन जाएगा, इसलिए अल्टरनेट लगा दीजिए, टी एच टी और एच टी एच। एकांतर क्रम में लगा दीजिए। ये कैसे क्रम वाले हैं? एकांतर क्रम वाले। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिक्के को 3 बार उछालोगे, कितने परिणाम? 8 परिणाम। या एक सिक्के को 3 बार उछाल लो, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, एक ही बात है। तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? अनुकूल परिणाम, तीनों पर हेड, तीनों बार हेड आ रहा है, तीनों बार हेड देखो किस में आ रहा है? सिर्फ इस परिणाम में आ रहा है तीनों बार हेड, तो 1/8 हो गई। 2 हेड, पहली 2 बार में हेड और तीसरी बार में टेल, पहली 2 बार में हेड और तीसरी बार में टेल आने की प्रायिकता 1/8। ऐसे ही बाकी सबकी भी प्रायिकता कितनी? 1/8। तो बच्चों ये जो है ना, ये सारी घटनाएं, ये 8 घटनाएं, इन्हीं को बोलते हैं प्रारंभिक घटनाएं। क्या बोलते हैं? एक एक सिंगल परिणाम को हम बोलते हैं प्रारंभिक परिणाम या प्रारंभिक घटनाएं। और इनकी सभी की प्रायिकता क्या है? बराबर है। सबके घटित होने की प्रायिकता क्या है? समान। तो ये इवेंट कैसा है? ये 3 सिक्कों को उछालने वाला ये कैसा है? ये घटना कैसी है? इक्वली लाइकली है। ये सारी घटनाएं कैसी हैं? इक्वली लाइकली हैं।
ये सारी घटनाएं इक्वली लाइकली हैं, समप्रायिक घटनाएं हैं। यहाँ आप देखें, अगर आप इन 8 को जोड़ें, इन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ें, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ें, तो 1/8 को आपको 8 बार जोड़ना पड़ेगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम नोट के रूप में एक बात लिख सकते हैं कि किसी अभिप्रयोग से संबंधित, बच्चों लिख लीजिएगा, संबंधित सभी प्रारंभिक 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। किसी अभिप्रयोग से संबंधित सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव किसके बराबर होता है? बराबर 1 होता है। ठीक है ना। जितनी भी क्या हैं प्रारंभिक घटनाएं हैं किसी अभिप्रयोग से संबंधित, सभी की प्रायिकताएं निकाल लेंगे और फिर उनका योगफल करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही एक और बात आपसे पूछी जा सकती है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना ई के नए घटित होने की प्रायिकता, तो नए घटित होने की प्रायिकता के लिए हम क्या लगा देते हैं? ई बार। दोनों का योगफल भी हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके नए घटित होने की प्रायिकता का योग भी क्या होता है? 1। वापस आ जाते हैं अपनी परिभाषा पे। समप्रायिक घटनाएं समझ में आ गई। इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसी किसी भी प्रयोग से संबंधित किसी अभिप्रयोग से में सभी प्रारंभिक घटनाओं के घटित होने की अगर संभावना बराबर हो तो उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, सभी प्रारंभिक घटनाएं हैं, इनका सबका मान 1/8 ही है, इसलिए ये सारी घटनाएं क्या हैं? समप्रायिक घटनाएं हैं। ठीक है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसके बाद में हमने सीखा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने के चांस और उसके न घटित होने के चांस का टोटल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब देखते हैं मिश्र घटनाएं। संयुक्त घटनाएं भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त घटनाएं। संयुक्त घटनाएं को किसको बोलेंगे भाई? एक के साथ एक टाइम में एक ही घटना हो तो सरल घटना, एक टाइम में एक ही घटना हो तो सरल। ठीक है। और संयुक्त किसको बोलेंगे? एक साथ 2 घटनाएं हो जाएं, कोई ऐसा अभिप्रयोग करें कि उसमें 2 घटनाएं एक साथ होना जरूरी हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं। कैसे? देखिए परिभाषा देख लीजिए। यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटे तो मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। आपके पास 2 बैग हैं, दोनों में कुछ लाल और कुछ काली गेंदें रखी हैं, कुछ लाल और कुछ नीली गेंदें रखी हैं। अब आपको एक गेंद चुननी है। तो बच्चों अगर आप एक गेंद चुनेंगे तो आप 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको बैग चुनना पड़ेगा। उसके बाद में आप गेंद चुनेंगे। तो 2 घटनाएं हो गई, थैला चुनना और गेंद चुनना। हमने तो क्या कहा? हमारा इवेंट क्या है? गेंद चुनना। ठीक है। लेकिन आपके सामने दिए गए हैं 2 बैग दिए गए हैं। कुछ तो रेड हैं, कुछ क्या हैं? ब्लू हैं। कुछ रेड इसमें भी हैं, कुछ ब्लू हैं। तो आपको बोला गया, आपको क्या कहा गया कि एक घटना है गेंद चुनना। तो गेंद चुनिए एक। तो गेंद चुनने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। इधर आके आप खड़े हो गए, अब आपको बोल दिया गया गेंद चुनो। तो पहले आप थैला चुनोगे कि मेरे को इसमें से एक गेंद निकालनी है या इसमें से। फिर आप गेंद चुनोगे तो 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, थैला चुनना और गेंद चुनना। तो ऐसी घटना जिसमें 2 या अधिक घटनाएं एक साथ हों उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र घटनाएं। एक और एग्जाम्पल समझिए। आप स्कूल आते हैं, स्कूल आना एक क्या है? घटना है। लेकिन स्कूल आने के लिए आप बाई बस आते हैं, बाई साइकिल आते हैं, बाई मतलब पैदल आते हैं। ठीक है ना, बाई फुट आते हैं। तो
दो घटनाएं होंगी, पहले आप साधन चुनोगे उसके बाद स्कूल आओगे। स्कूल आने में भी क्या है, 2 या 3 घटनाएं आपके साथ होती हैं। तो वैसी घटनाएं जब एक क्या हो, 2 या अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र घटना या संयुक्त घटना। एक टाइम में एक ही घटना घटित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल घटना। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र एवं आश्रित घटनाएं। दो घटनाओं, अब अच्छा स्वतंत्र होना और प्रतंत्र होना बच्चों एक सापेक्ष कंसेप्ट है। ठीक है, एक अकेली चीज स्वतंत्र या प्रतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप स्वतंत्र हैं तो किससे हैं ऐसा पूछा जाएगा रेस्पेक्ट में। तो स्वतंत्र घटनाएं या आश्रित घटनाएं, दो घटनाओं की बात है। तो अगर दो घटनाएं हैं E1 और E2 और इन दोनों को स्वतंत्र कब बोलेंगे, जब इन दोनों को एक दूसरे के घटित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता घटित होने पर। एक घटना घट गई या नहीं घट गई उसका लेना देना दूसरी घटना से नहीं है, तो वो कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और अगर प्रभाव पड़ता है तो फिर वो कैसी हैं, आश्रित हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक सिक्के को और पासे को उछालिए तो सिक्के पे हेड आए चाहे टेल आए, पासे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर तो जो आना है। ठीक है, ऐसे ही एक ताश की गड्डी से हमने इक्का निकाला, फिर वापस रख दिया, फिर वापस से बादशाह निकाला तो बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से 52 में से ही बादशाह निकालने की प्रायिकता 4/52, इक्का निकालने की भी 4/52। तो अगर आपने ताश की पत्ती निकाली और वापस रख दी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों घटनाओं पे। अगर आपने नहीं रखा होता तो फर्क पड़ता, क्योंकि फिर आपको 51 में से चुनना पड़ता। तो वैसी घटना क्या हो जाती, फिर आश्रित हो जाती। इस समय क्या है, स्वतंत्र है। आश्रित घटनाएं आपको समझ में आ गई, लिख लीजिए, अगर एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर पड़े। ठीक है, तो चलिए अब देखिए परस्पर अपवर्जी। अपवर्जी है बच्चों, अपवर्जी या असंयुक्त घटना, डिसजॉइंट इवेंट किसको बोलेंगे, कैसी घटनाओं को डिसजॉइंट इवेंट बोलेंगे भाई। देखिए, 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। इनमें से कोई भी 2 घटनाएं एक साथ घटित न हो। इसका मतलब अगर एक घटना हो गई तो फिर दूसरी घटना नहीं होगी कभी भी। जैसे अगर आपने सिक्के को उछाला, हेड आ गया तो क्या फिर पट आ सकता है, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। पासे को उछाला, सम या विषम अंक आना, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। तो 2 घटनाओं में से अगर कोई एक ही हो एक टाइम में तो फिर उन दोनों घटनाओं को हम बोलेंगे परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे बच्चों। देखो, पासे को उछालने पर सम अंक आना, एक घटना तो है सम अंक आना और दूसरी घटना क्या है, विषम अंक आना। तो अगर सम अंक आ गया तो विषम नहीं आएगा, फिर विषम आ गया तो सम नहीं आएगा। तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, ये दोनों घटनाएं आपस में हैं परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ताश की गड्डी से इक्का निकालना, इक्का निकालने के बाद में और बादशाह होना। एक पत्ता आपने चुना है, एक पत्ता चुना है तो वो इक्का हो सकता है या फिर वो बादशाह हो सकता है। अगर इक्का हुआ तो बादशाह नहीं हो सकता, बादशाह हुआ तो इक्का नहीं हो सकता, बेगम हुई तो बादशाह नहीं हो सकता और बादशाह हुआ तो बेगम नहीं हो सकती। अगर एक इवेंट हो गया है और वो दूसरा वाला नहीं हो सकता, उसके बाद में उसका साथ साथ होना पॉसिबल नहीं है, तो वो परस्पर अपवर्जी हैं। जैसे अगर मैं 2 घटनाओं की बात करूं, सम अंक आना और अभाज्य अंक आना, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पासे को उछालने पर बात कर रहे हैं बच्चों, पासे को उछालने पर, तो सम अंक आने का मतलब इसके अंदर तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, 2, 4, 6 आया तो हम बोलेंगे कि सम अंक आ रहा है। अभाज्य अंक में हम बोलेंगे 2, 3, 5। तो ये देखो, अगर 2 आ गया तो हम बोलेंगे कि दोनों घटनाएं साथ हो गई, दोनों घटनाएं साथ हो गई, सम अंक भी आया है। देखो, पासे को चला और आपको क्या मिल गया, 2। तो ये घटना भी घटित हो गई और ये वाली घटना भी, तो ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। लेकिन सम या विषम की अगर हम बात करें तो सम में तो 2, 4, 6 और विषम आने के लिए 1, 3, 5। देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है अनुकूल परिणामों में। तो जब अनुकूल परिणामों में कुछ भी क्या है, कॉमन परिणाम नहीं है, तो ये क्या है, असंयुक्त हैं। इसीलिए अपवर्जी घटनाओं को असंयुक्त घटनाएं भी बोलते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि। किसी भी अभिप्रयोग से संबंधित आप सभी परिणामों को इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, कोमा लगा लगा के सभी परिणामों को। तो ये जो आपके पास समुच्चय बना है ना, इस समुच्चय को कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस बोलते हैं बच्चों इसको। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अच्छा, और इसमें ये जो पॉइंट्स डाले हैं आपने, ये जो घटनाएं डाली हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श बिंदु बोलते हैं। पढ़ लीजिए, किसी भी प्रयोग का प्रत्येक प्रारंभिक परिणाम क्या कहलाता है? प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। और इन सारे बिंदुओं का जो सेट बनता है, जिनको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, उसको हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो कुल परिणामों का जो समुच्चय होता है वो क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। और हर एक परिणाम क्या है? हर एक परिणाम है प्रतिदर्श बिंदु बच्चों। ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं उदाहरण देखते हैं बच्चों। प्रतिदर्श समष्टि के किसी सिक्के को उछालने पर दो ही परिणाम आ सकते हैं, हेड और टेल। तो ये सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि हो गई। दो सिक्कों को उछालोगे तो दोनों पर हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल टेल आ सकता है। तो ये जो समुच्चय बना ये क्या है? दो सिक्कों को उछालने का प्रतिदर्श समष्टि है। या बच्चों आप कह सकते हैं एक सिक्के को दो बार उछालना। दोनों एक ही बात है। एक सिक्के को दो बार उछालिए या दो सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए। चार ही परिणाम आपको मिलेंगे और चारों परिणामों का जो समुच्चय बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। और हर एक परिणाम को हम बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु। अगर हम बच्चों तीन सिक्कों को उछालें तो कितने परिणाम आएंगे आपके पास? 8। कौन कौन से आएंगे? ये 8 परिणाम आएंगे। इसको हम बोलेंगे तीन सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। तीन सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। या बोल सकते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालना। तो आपको समझ में आई मेरी बात? एक सिक्के को 3 बार उछाल लो तो भी यही अनुकूल परिणाम, या 3 सिक्के को एक साथ उछाल लो तो भी यही अनुकूल परिणाम बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हम बच्चों ताश की गड्डी की। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ताश की गड्डी दिखा दूंगा। ये लो, देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। मैं पूछूं आपसे इस ताश की गड्डी में लाल पत्ते कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर ये 13 भी लाल हैं और ये 13 भी लाल हैं, तो कुल मिलाकर लाल कितने हो गए? 26। ये बच्चों ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालोगे तो ये सैंपल स्पेस बनेगा आपके पास। प्रतिदर्श समष्टि ये बनेगी। तो अगर लाल पत्ता निकालने के लिए अनुकूल देखें तो 26, काले पत्ते निकालने के अनुकूल परिणाम देखें तो 26, तो भी कितने? 26 बच्चों। अगर हम बात करें इक्के की, कितने इक्के हैं? एक इक्का ये है, ये भी एक इक्का है, ये भी इक्का है। इक्के पे हमेशा ए लिखा होता है बच्चों। क्या लिखा होता है? ए। ये सारे इक्के हैं, तो इक्के के अनुकूल परिणाम 4। ऐसे ही 2 लिखी हुई ताशों के अनुकूल परिणाम 4, इनके भी 4। ये सब कितनी हैं? 4। तो प्रत्येक सूट में 13 होती हैं। प्रत्येक सूट में 13 ताशें होती हैं। और ये एक सूट कहलाता है 13 ताशों का। ये भी 13 ताशों का एक सूट, और ये भी 13 ताशों का एक सूट। SUIT बच्चों, SUIT। ठीक है, ये सारी ताशें 13 ताशें किसकी होती हैं? पान की। किसकी? पान की। ये सारी 13 ताशें, ये जो सारी ताशें हैं इनको बोलते हैं ईंट। पान वाली ताशों को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड ऑफ हार्ट, कार्ड ऑफ डायमंड। ईंट वाली हिंदी मीडियम में ईंट की ताश बोलते हैं। इनको बोलते हैं चिड़ी बच्चों। क्या बोलते हैं? चिड़ी। ये जो आपको काली काली सी तीन बिंदुओं वाली ताश दिखती है, इसको हम बोलते हैं चिड़ी। और ये वाली जो काले पत्ते जैसी है उसको बोलते हैं बच्चों हुकुम।
तो हुकुम कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 13। ईंट कितने होते हैं? 13। पान कितने होते हैं? 13। और बच्चों चिड़ी भी कितनी होती है? 13 होती हैं। अब बात करें अगर हम क्वीन, तो क्वीन कितनी होती हैं? 4। किंग कितने होते हैं? 4, है ना। किंग भी 4, क्वीन भी 4 और जोकर भी 4। ठीक है। बादशाह कितने? 4। बेगम कितनी? 4। और गुलाम भी कितने? 4। बच्चों समझ में आ गई मेरी बात आपको? हर एक प्रकार की 4 ताशें होती हैं। और अगर हम बात करें कलर वाइज 26 ताशें होती हैं। अगर हम बात करें कितने सूट होते हैं, तो 4 सूट होते हैं। हर एक सूट में 13 ताशें होती हैं। कलरफुल कितनी ताशें होती हैं? कलरफुल होती हैं 4 तिया 12, ये 12 ताशें कलरफुल होती हैं। अक्षर लिखी हुई, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखी हुई कितनी ताशें होती हैं? जे के क्यू वाली तो 12 ये, और ए वाली 4 ये, तो 16 ताशें ऐसी होती हैं। तो सैंपल स्पेस देख लीजिए बच्चों, सैंपल स्पेस देख लीजिए अच्छे से। एक ताश की गड्डी लीजिएगा, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि इस पे से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, इक्का होने की प्रायिकता बताओ, बादशाह होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है ना, है ना, इस तरीके के। और हुकुम का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ, हुकुम की बेगम होने की प्रायिकता बताओ। ऐसे कई सारे प्रश्न बनेंगे बच्चों, हम देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से। देख लीजिए सैंपल स्पेस। अब आते हैं बच्चों हम प्रायिकता से संबंधित उदाहरणों पर, और फिर देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं संकेतन। हमने पढ़ ही लिया है कि P किसको बोलते हैं? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को PA बोलेंगे, और PA बार किसको बोलेंगे? घटना ए के न घटित होने की प्रायिकता को। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए बच्चों। पाठ्य पुस्तक का पहला उदाहरण ले लेते हैं। एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो एक चीज नोट कीजिएगा बच्चों, हर एक प्रश्न में हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे जो अभिप्रयोग है, अभिप्रयोग लिखेंगे के कुल परिणाम लिखेंगे। अभिप्रयोग के कुल परिणाम कितने होते हैं ये लिखेंगे। जो भी अभिप्रयोग है उसको पहचानेंगे प्रश्न में से, उसके कुल परिणाम लिखेंगे। फिर जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उसके क्या निकालेंगे हम? अनुकूल परिणाम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुकूल परिणाम। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों? उस घटना की प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या? कुल परिणाम। और फाइनली हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपको 4 काम करने हैं। अभिप्रयोग पहचानना है, घटना पहचाननी है, सूत्र लगाना है, आंसर लिखना है। बस इतना सा काम हम सारे प्रश्नों में करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स में करेंगे। देख लीजिएगा, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर अभिप्रयोग क्या हो गया? एक पासा फेंकने पर, तो एक पासा फेंकने के कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर आपको पता है कौन कौन से होते हैं तो उनको इस ब्रैकेट में लिख दीजिए नीचे की तरफ, S बराबर लगा के। 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपको सैंपल स्पेस पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों, कुल परिणाम तो पता ही है ना 6। फिर किस घटना की प्रायिकता निकालनी है? सम अंक आने की प्रायिकता। तो फिर हम लिखेंगे सम अंक आने के अनुकूल परिणाम बताओ। इसमें से सम अंक कितने होते हैं? 3 है। क्या? ये भी सम अंक है, ये भी सम अंक है, ये भी सम अंक है, तो 3। कौन कौन से? 2 4 और 6। पासा उछाला, 2 आ गया, सम अंक आया है। 4 आया तो भी सम अंक आया है, 6 आया तो भी सम अंक आया है। तो ये 3 परिणाम क्या हैं? सम अंक आने के अनुकूल परिणाम। प्रायिकता किसकी निकालनी है? प्रायिकता सम अंक। प्रायिकता किसकी? सम अंक।
तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, काट पीट के लिखा 1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पूरे में से पूरे नंबर मिल गए, रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया। अगला उदाहरण देखिए, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 पासों को फेंकना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल में प्रयोग है 2 पासों को फेंकना। ठीक है, तो 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम बताओ बच्चों कितने होते हैं? कुल परिणाम होते हैं 26। कौन कौन से, आइए देखते हैं। हम 2 पासे बना लेते हैं। एक पासा इधर ले लेंगे, एक पासा है जिसके अंदर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 या 6। एक पासा, पहला पासा ये जिसपे से ये अंक आ सकते हैं, दूसरा पासा ये जिसपे भी यही अंक लिखे होते हैं 3 4 5 और 6। तो बच्चों 2 पासों को जब आप फेंकेंगे या एक ही पासे को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? देखो, पहले पासे पे 1, दूसरे पे 1, पहले पासे पे 2 और दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पे 3 और दूसरे पर 1, पहले पासे पे 4 और दूसरे पे 1, पहले पासे पे 5 और दूसरे पे 1, पहले पासे पे 6 और दूसरे पे 1। तो पहले पासे पे अंक बदल रहे हैं हम, दूसरे पे सेम रख रहे हैं, तो ये दूसरा पासा हो गया, ये पहला पासा हो गया। अब देखिए, पहले पासे पे 1, दूसरे पे 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है, ऐसे ही 4 और 2 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 3 बच्चों देखिए, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ 3, हाँ 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ऐसे ही 3 के साथ 2, 4 के साथ 2, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 2। मिला के लिखती जाइए। एक ये इनको ले लीजिए, फिर सामने वालों को ले लीजिए। 3 ले लिया, सामने वाला 4, 4 और 4 आ सकता है, 5 और 4 आ सकता है, 6 और 4 आ सकता है, ऐसे ही 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, 5 के साथ 5 और 6 के साथ 5। ठीक है, ऐसे ही 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6 आ सकता है। सैंपल स्पेस बना लिया आपने। कितने अनुकूल कुल परिणाम कितने? 26। प्रायिकता किसकी निकालनी है? इसके कुल परिणाम लिखने के बाद में बच्चों हम क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं जो घटना है, कौन सी घटना है? अंकों का योग 7 आना। ठीक है, तो हम लिखेंगे अंकों का योग 7 प्राप्त होना के अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम के बाद में हम क्या लिखते हैं? अनुकूल परिणाम। तो अंकों का योग 7 कब कब आ सकता है? देखिए, कुल परिणामों में से वो परिणाम छांट लीजिए जिसमें अंकों का योग 7 आ रहा है। तो आप देखें, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, ठीक है, 4 और 3 7, 4 और 3 है बच्चों, ये 4 और 3 7, 3 और 4 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, ये वाला। ये नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं, मैंने जिनको पैक कर दिया है, ये 1 2 3 4 5 6 परिणाम ऐसे हैं जिसमें अंकों का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6 अनुकूल परिणाम हो गए। कितने हो गए बच्चों? 6। कौन कौन से? 6 और 1 आया, पहले पासे पे 6, दूसरे पे 1, तो पासों का योग कितना आ गया? 7। 5 और 2 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है बच्चों। फिर देखिए 4 के साथ 3,
3 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 1 के साथ 6। तो ये जो 6 परिणाम होंगे उन्हीं में पासों का अंकों का योगफल 7 आएगा। तो अंकों का योगफल 7 आने के अनुकूल परिणाम 6। क्योंकि प्रायिकता का सूत्र हमें पता है, प्रायिकता किसका निकालना है, प्रायिकता अंकों का योग बराबर 7। क्या हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 6, कुल परिणाम कितने, 36। प्रायिकता हो गई 1/6। देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे कुल परिणाम, उसके नीचे सैंपल स्पेस। अगर मिल रहा है तो, अगर आपको पता है तो लिखना है, वरना नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अनुकूल परिणाम। फिर प्रायिकता का सूत्र लगाइए, उसके बाद में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कर दीजिए और आंसर। अगर आप सैंपल स्पेस बनाते हैं और अनुकूल परिणाम भी दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, इसलिए आप इनको भी दिखाइए। नहीं पता है, आपको संभव नहीं है दिखाना, तब आप न दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए एक और उदाहरण पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 3। यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो, जितने भी लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष ऐसी शताब्दी, ऐसे वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, तो फिर उनको हम लीप वर्ष बोलते हैं, जैसे 2016, 2020, 2024। ठीक है, ये सारे क्या हैं, लीप वर्ष। इन लीप वर्षों में से एक किसी वर्ष का चयन कर लिया गया है यादृच्छिक रूप में। इस वर्ष में 13 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, बी अटेंटिव प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लीप वर्ष का चयन हमने कर लिया, तो हम बात करें लीप वर्ष में कुल दिन। बताइए कुल कितने दिन होते हैं, कुल दिन का मतलब कितनी तारीखें होती हैं। दिन का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं, कुल तो दिन तो 7 ही होते हैं। वो वार की बात नहीं कर रहा मैं, दिन की बात कर रहा हूँ, जिसको हम डेट्स बोलते हैं। कितनी तारीखें हो सकती हैं किसी भी लीप वर्ष में, तो वो होती हैं 366 बच्चों। 366 को अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं हम 52 × 7 + 2। अच्छा, 52 × 7 लिखने का मतलब क्या है, 22 × 7 क्यों किया, क्योंकि 52 सप्ताह तो फिक्स हैं, हर साल के अंदर हर वार 52 बार तो आता ही है। ठीक है, यानी 52 सप्ताह तो आते ही हैं, 52 बार रविवार आएगा, 52 बार सोमवार आएगा, मंगलवार भी 52 तो आएंगे ही आएंगे। ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन हैं ये तय करेंगे कि कौन सा वार 53 बार आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन जो वार रहेंगे ना, उन्हीं से पता चलेगा कि कौन सा वार 53 बार आ रहा है। हमें ज्ञात करना है कि 53 सोमवार आए, उसके कितने चांसेस हैं। तो अगर इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन सोमवार रहा तो हम बोलेंगे कि 53 आ गए। वापस से समझिए बात को, 366 दिन है, 52 रविवार आएंगे, 52 सोमवार आएंगे, 52 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आएंगे ही आएंगे। 2 दिन जो वार हो सकते हैं वो कौन कौन से वार हो सकते हैं बच्चों, तो एक्स अतिरिक्त, ये जो अतिरिक्त 2 दिन है ना, अतिरिक्त 2 दिन के लिए कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो, कुल परिणाम बराबर 7 कुल परिणाम हो सकते हैं। 7 परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, इन 2 दिनों में सोमवार और मंगलवार हो सकता है क्या, ठीक है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार और बुधवार हो सकता है, बुधवार या बृहस्पतिवार हो सकता है, या गुरुवार जिसको हम बोलते हैं, गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है, शुक्र या शनि हो सकता है,
शनिवार, शनिवार या रविवार हो सकता है, रविवार या सोमवार हो सकता है। तो 2 दिन के बारे में यही 7 कुल परिणाम हो सकते हैं। 2 दिन है अगर आपके पास है ये तय करने के लिए कि कौन सा वार 53 बार आएगा, तो आप सोचिए कि 2 दिनों के लिए कितने परिणाम संभव हैं। 7 परिणाम संभव है। कैसे? 2 दिन सोमवार मंगलवार हो सकते हैं। पहला दिन सोमवार तो अगला दिन फिक्स हो गया मंगलवार। एक दिन सोमवार अगला दिन गुरुवार, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अगर आज सोमवार है तो कल गुरुवार अपने आप नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता। गुरुवार आज सोमवार है तो कल डेफिनेटली फिर मंगलवार रहेगा। आप ये सोच रहे हैं कि सर 2 दिनों में है ना शनिवार हो जाए और एक दिन सोमवार हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। फिक्स रहता है, वार एक एक निश्चित क्रम में आते हैं। सोम मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि हो सकता है, रवि सोम हो सकता है। तो कितने कुल परिणाम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, जैसा कि मैंने लिखा है। अब बताइए 53 सोमवार कब होंगे? 52 तो हो चुके हैं, 52 तो हो चुके हैं। अब बात करें हम 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम। 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणामों की बात हम कर रहे हैं। कितने होंगे प्यारे बच्चों बताओ? 53 सोमवार कब कब हो सकता है? अगर उन 2 दिनों में एक्स्ट्रा 2 दिनों में सोमवार मंगलवार रहा तो भी 53 सोमवार हो जाएंगे पूरे वर्ष में, और अगर रविवार सोमवार रहा तो भी पूरे वर्ष में 53 सोमवार हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने? 2। अतः प्रायिकता 53 सोमवार, 53 सोमवार की प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, समझ में आ गया लीप वर्ष वाला। अगर हम नॉर्मल वर्ष की बात करें ना बच्चों, तो नॉर्मल वर्ष में क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 गुणा 7 प्लस 1। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन ही डिसाइड करता है कि कौन सा वार 53 बार होगा। अच्छा, एक दिन क्या क्या वार हो सकते हैं? एक दिन के अंदर सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या शुक्रवार, या शनिवार, या रविवार। तो एक दिन के लिए भी कुल परिणाम तो 7 ही होंगे, और अनुकूल परिणामों की संख्या एक ही रहेगी। 53 बार कोई सी भी बार आएगा तो 1/7 होगी उस केस में। कब? जब नॉर्मल ईयर की बात करें, साधारण वर्ष की बात करें। फिलहाल आपको समझना है लीप वर्ष। जब साधारण वर्ष का प्रश्न आएगा तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। समझ में आया? चलिए अगला उदाहरण देखिए। 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। ऐसे करके बच्चों 12 टिकटें हैं आपके पास। देखिए ऐसी, ये एक टिकट है, एक टिकट 1 लिख दिया इस पे, दूसरा 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। दंशराज वाला गेम से खेला है ना आपने, बस वैसे ही बात है। तो ऐसे टिकट बना लीजिए 12 टिकट बना लीजिए। 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 टिकटें हैं जिनके ऊपर ऐसे अंक लिखे हैं। यदि उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक चयन किया जाए, ठीक है, बक्से एक डब्बे में डाल दिया और एक ऐसे बिना देखे एक पर्ची उठा ली, एक टिकट उठा लिया, तो इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3, 2 या 3 का मतलब 2 भी और 3 भी के गुणज की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या तो वो 2 का गुणज होना चाहिए, 2 के पहाड़े में आना चाहिए, या तो 3 के पहाड़े में, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रयोग क्या है? बाहर 12 टिकटों, 12 टिकटों में से एक टिकट चुनना है। टिकट चुनने के कुल परिणाम बता दीजिए। कुल परिणाम 12 में से चुनोगे तो कुल परिणाम कितने? 12।
कौन कौन से हो सकते हैं? 1 से लेकर 1 से लगाकर कहाँ तक 12 तक, ये 12 कुल परिणाम हो सकते हैं। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? 2 या 3 का गुणज, गुणज का मतलब 2 के पहाड़े या 3 के पहाड़े वाली संख्या, 2 या 3 के गुणज होने के अनुकूल परिणाम बताइए। अनुकूल परिणाम तो देखिए बच्चों, गिनिए 2 के पहाड़े में कौन कौन आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है। ठीक है, 3 वाले गिन लीजिए। 3 के में 3 आएगा, 6 आएगा कटा हुआ है, 9 आएगा और 12 आएगा कटा हुआ है। तो 2 या 3 वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनुकूल परिणाम हो गए? 8। कौन कौन से? 2 3 4 6 8 9 और 12। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10, 10 को छोड़ दिया है हमने, 10 को छोड़ दिया है। 10 को भी लिखिए, 10 को लिखिए प्यारे बच्चों। ये 9 के बाद में 10 और फिर 12, तो अनुकूल परिणाम कितने? 8 अनुकूल परिणाम। इसलिए प्रायिकता किसका? 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता हो गई 8/12, यानी कि 2/3 बच्चों। 8/12 का मतलब कितना हो गया? 2/3। सिंपल सी बात है। प्रायिकता का प्रश्न आएगा, अनुकूल परिणाम लिखने हैं, जो घटना की प्रायिकता निकालनी है उसके अनुकूल परिणाम लिखने हैं, सूत्र लगाना है और प्रायिकता निकाल के दे देनी है बच्चों। अगला सवाल देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अच्छा, एक बार उछालने पर कुल परिणाम सबको पता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बच्चों? 2। कौन कौन से? हेड या टेल। प्रायिकता किसकी याद करनी है? पट यानी कि टेल आने के, तो पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम लिख देंगे हम। अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? सिर्फ एक परिणाम है कि पट आए तो ही हमें मानेंगे कि पट आया है, तो एक ही अनुकूल परिणाम है। प्रायिकता किसकी? गेटिंग टेल 1/2। सूत्र भी लगाइएगा बच्चों, सूत्र भी लगाइएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगला सवाल देखिए, एक थैले में एक तो सफ़ेद गेंद है और एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। अच्छा, ये रहा थैला, इसके अंदर एक वाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है। तो कुल कितनी गेंदें हैं थैले के अंदर? 3 गेंदें हैं। सविता बिना थैले के अंदर जाके, सविता जो लड़की है, सुंदर कन्या, इसके अंदर झांक रही है, बिना देखे क्या कर रही है? एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद कैसी हो? लाल हो। तो हम लिखेंगे हल के अंदर सबसे पहले, थैले से एक गेंद चुनने के कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? थैले में कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें हैं, तो कुल परिणाम कितने? 3। लाल गेंद चुनने की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गेंद चुनने के अनुकूल परिणाम, कितनी लाल गेंदें हैं थैले के अंदर? एक ही है। प्रायिकता लाल गेंद अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सिंपल। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे को एक बार उछालने का भी प्रयोग हो रहा है। 5 से छोटी बच्चों, 5 से छोटी,
5 से छोटी या उसके बराबर अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? क्या क्या परिणाम आ सकता है? 6 परिणाम हो सकते हैं, 1 से लेकर 5 और 6। कोई भी अंक प्रकट हो सकता है। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? 5 से छोटी या बराबर अंक आने की प्रायिकता। तो 5 से छोटा या बराबर अंक या संख्या अंक प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बताइए कितने हैं? 5 से छोटी या बराबर कितनी संख्याएं हैं? 5। कौन कौन सी? भाई 1 आया 5 से छोटी, 2 आया 5 से छोटी, 3 भी, 4 भी और 5 के बराबर। प्रायिकता किसकी? 5 से छोटा या बराबर अंक। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/6 बच्चों। कितनी हो जाएगी? 5/6। समझ में आ रही है ना हर एक बात? सिंपल सी चीजें हैं प्यारे बच्चों। कुल परिणाम देख लीजिए, अनुकूल परिणाम देख लीजिए, सूत्र लगा दीजिए, अनुकूल बटे कुल लिख दीजिए। कुछ बच्चे उल्टा लिखेंगे, देख लेना इतना समझाने के बाद भी, तो उल्टा मत लिखिएगा, ऊपर अनुकूल नीचे कुल। आपको मैंने बता दिया है कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप सैंपल स्पेस नहीं बना सकते। 52 पत्ते थोड़ी बनाने बैठेंगे हम एग्जाम में, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे कुल परिणाम। तो हम लिखेंगे 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने या चुनने के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, तो कुल परिणाम 52। प्रायिकता किसकी निकालनी है? बादशाह होने की। तो देखिए बादशाह, चुना गया पत्ता बादशाह होने के अनुकूल परिणाम। बताइए ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? ताश की गड्डी में कितने बादशाह? मैंने अभी आपको दिखाया ताश की गड्डी, 4 बादशाह। तो प्रायिकता किसकी? बादशाह, किंग, चुने गए पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता 4/52। 4 से काटेंगे तो 1/13। 1/13 प्यारे बच्चों। अगला सवाल, उदाहरण संख्या 9। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, तो दोनों में से एक ही जीतेगा। यह ज्ञात है कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। माना ई क्या है? राम का मैच जीतने की घटना। राम का मैच जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है ना। राम द्वारा मैच जीतने की घटना को हमने क्या बोला? ई। इसलिए प्रायिकता ई क्या हो गई? प्रायिकता ई हो गई 4/5। क्योंकि आपको पता है प्रायिकता ई और प्रायिकता ई नोट किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है बच्चों? 1। पीई कितना दे रखा है? 4/5 प्लस पीई बार बराबर कितना? 1। यहाँ से अगर आप देखें तो पीई बार आपके पास जाएगा 1 - 4/5 अर्थात 1/5। यानी कि राम के मैच न जीतने की प्रायिकता है 1/5। और अगर राम के मैच हारने की प्रायिकता 1/5 है,
तो अगर राम हार रहा है तो ही तो वही तो श्याम जीत रहा है। अतः हम लिखेंगे अतः शाम के मैच जीतना, शाम के मैच जीतने की प्रायिकता, बताओ शाम के मैच जीतने की प्रायिकता उतनी ही होगी क्या जितनी राम के हारने की है। राम हारेगा, अरे एक हारेगा तो ही तो दूसरा जीतेगा ना, तो राम के हारने की जो प्रायिकता होगी या राम के न जीतने की जो प्रायिकता होगी वही प्रायिकता होगी शाम के जीतने की, अर्थात ये हो जाएगी 1/5 प्यारे बच्चों। समझ में आया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीई प्लस पीई बार हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको किसी के जीतने की प्रायिकता दे रखी है और हारने की निकालनी है तो एक में से उसको घटा दीजिए। अगला सवाल देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभिप्रयोग क्या चल रहा है? अभिप्रयोग चल रहा है एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो अब देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? आइए गिनते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। 2 बार उछाल रहे हो, पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, दोनों बार टेल। तो कितने परिणाम? 4 कुल परिणाम। कम से कम एक चित, कम से कम एक चित का मतलब हो गया एक या एक से ज्यादा चित। तो आप लिखेंगे कम से कम एक चित यानी हेड। कम से कम एक चित का मतलब हो गया, कम से कम एक का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। आने के अनुकूल परिणाम बच्चों, कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम। तो एक किस किस में आ रहा है? एक तो आ ही रहा है ना हेड में, हेड टेल में, और टेल हेड में कम से कम एक बार हेड आ रहा है, देख लीजिए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। प्रायिकता किसकी निकालनी थी? कम से कम एक बार चित। क्या हो गई प्रायिकता? 3/4। अधिक से अधिक एक बार चित, अधिक से अधिक एक बार चित का क्या मतलब हो गया? अधिक से अधिक एक बार का मतलब हो गया एक या एक से कम। कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा, अधिक से अधिक एक का मतलब एक या एक से कम। समझ में आई बात बच्चों? तो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको अनुकूल परिणाम लिखने हैं। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखकर आप क्या निकाल देंगे? प्रायिकता निकाल देते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। देखिए, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 रहे। अभी अपन ने किया बच्चों। तो हल में अपन लिख देंगे। पहला उदाहरण भी यही किया था हमने। 2 पासों को वापस से इसको करने का कोई वैसे तो औचित्य नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम कितने बच्चों? हमने देखा था 36 परिणाम होंगे। 36 दोनों पासों पर अंकों का योग, दोनों पासों पर अंकों का योग बराबर 7 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 6। प्रायिकता योग बराबर 7 आने की प्रायिकता 6/36 यानी कि 1/6 प्यारे बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? प्रायिकता की विभिन्न परिभाषाएं। प्रायिकता जो अध्याय आपका अध्याय 18 से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं सीख ली। और बच्चों पाठ्य पुस्तक के उदाहरण 1 से 11 तक भी हमने हल कर लिए हैं।
उम्मीद करता हूं कि प्रायिकता से संबंधित जो हमने उदाहरण किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए, परिभाषाएं भी आपको समझ में आ गई। अब आप उनको क्या करेंगे, याद करेंगे, उदाहरणों को पुनः एक बार हल करेंगे और फिर प्रश्नावली 18.1 को आप क्या करेंगे, हल करेंगे बच्चों। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास इतनी ही बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।